हेलो। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय असम आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और यह रेगुलर की तरह अभी हम और नेक्स्ट चार्टर एक्ट लेने जा रहे हैं। जो चार्टर पहले चार्टर एक्ट के ऊपर थोड़ा सा चेंजिंग है, तो सबसे आप पहले देखिए 1793 का 1793 का चार्टर कानून एवं चार्टर एक्ट जो 1786 के बाद में बना। 1786 का जो चार्टर एक्ट था समय के मुताबिक लगभग 7 साल के बाद समय स्थिति के मुताबिक उस कानून में सुधार करना पड़ा एवं सभी स्थिति का अंदाजा लेकर 6 साल के बाद किस तरह का कानून बनाया जाए, किस तरह की विधि बनाया जाए, इसके लिए और प्रशासन को सुचालित करने हेतु, शासन का एडमिनिस्ट्रेशन सही मायने में चलाने हेतु हमें और एक बार 1786 के बाद 7 साल के बाद 1793 का चार्टर एक्ट कानून बनाना पड़ा। ब्रिटिश पार्लियामेंट और से आदेश निर्गमित होने के बाद यह कानून अपने हिंदुस्तान में लागू किया गया, जिसके लिए इसमें केवल और केवल मात्र 5 पॉइंट थे, ज्यादा नहीं थे। सबसे पहले मैं आप सबको थोड़ा ख्याल से देखिएगा। 1786 के बाद 1793 का जो 7 साल के बाद कानून आया, उसके लिए केवल मात्र 5 पॉइंट थे और इस 5 पॉइंट को आप अच्छी तरह से ख्याल में रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट था, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के ऊपर अधिभावी शक्तियां सभी गवर्नर प्रेसिडेंट को विस्तारित कर दी गई। जैसा कि मुद्दा क्रमांक 1 देखिएगा, जैसा कि 1786 में लॉर्ड कर्जन को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय उन्होंने कुछ अपनी शर्तें रखी थी। उस शर्तें में इस बात का उल्लेख होता है कि उन्होंने कहा था कि यदि मुझे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह कहा था कि मेरे साथ जो 4 सदस्य की काउंसिल रहेगी, वो काउंसिल की हर चीजें, हर बातें या सलाह मैं मानूं या ना मानूं, इसका मुझे अधिकार चाहिए। वही अधिकार, वही अधिकार इस 1786 में 1793 के चार्टर एक्ट ने इस देश के जहां पे ब्रिटिश राज्य प्रस्तावित था, उन सभी प्रेसिडेंसियों के आने वाले गवर्नर एवं गवर्नर जनरल जो भविष्य में बनेंगे, उनके लिए ये शक्ति प्रदान कर दी गई। आशा करता हूं ये सेंटेंस आपके ख्याल में आया होगा कि कॉर्नवालिस ने पदभारण करते समय जैसा कहा था कि मेरे इस पद के अंतर्गत रहने वाले 4 सदस्यों की काउंसिल, उसका सलाह मसलक मैं मानूं या न मानूं, ये अभिभावी शक्ति मुझे चाहिए। वही शक्ति का विस्तार 1793 के एक्ट में आने वाले भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर, हर प्रेसिडेंसी के गवर्नर के पास एक सलाहकार समिति रहती थी, वही काउंसिल थी। ये सबसे बड़ा बदलाव समय के मुताबिक यहाँ करवा दिया गया। आशा करता हूं ये मुद्दा आपके समझ में आया होगा। मुद्दा क्रमांक 2, 1793 का चार्टर एक्ट से इसने
गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कराई गई। जैसा कि आप सुनिए, ये सुनिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन गवर्नर के ऊपर एवं अधिक शक्ति वाले पद था और गवर्नर जनरल को इसके अधीनस्थ आने वाले जो दो प्रेसिडेंसी थी, एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी और एक था मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों गवर्नर के ऊपर ज्यादा शक्तियां विस्तार के साथ शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान करा दी गई, ताकि यदि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर और उनकी परिषद बॉम्बे प्रेसिडेंसी की लागू के लिए कुछ कार्य कराना चाहती है, कुछ नियम विधिनियम बनाने के हेतु सलाह मशवरा करना चाहती है, तो उसके लिए पूरी की पूरे कार्य पद्धति और शक्तियां का गाइडेंस उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल से लेना पड़ता था। जो भी डिसीजन हो, जो भी निर्णय हो, उन बॉम्बे प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को पहला आदेश बंगाल के गवर्नर जनरल की ओर से प्राप्त करना पड़ता था। उसके बाद उस प्रेसिडेंसी में कार्यकलाप एवं एक्टिविटी चलाई जाती थी। आशा करता हूं मुद्दा क्रमांक 2 भी आपके समझ में आया होगा। अब देखिए मुद्दा क्रमांक 3, इसने मतलब 1793 के चार्टर एक्ट ने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई। सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत वसाहत में उनके मुताबिक जिन जिन चीजों का व्यापार हो सकता था, हो जाएगा और हो रहा है, इसकी अवधियां 1793 से लेकर यहां से अधिक 20 साल बढ़ा दी गई, जबकि 1793 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय भारत में कोई भी पर्सनल व्यापार नहीं कर सकता था, या कोई भी इतर एजेंसीज ये व्यापार का कार्य में नहीं उतर सकती थी। तो इसका मतलब यह हुआ सीधी तौर पर 1793 का एक्ट भारत में व्यापार करने की एक नामी संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लंबे तौर पर दिलाई गई, जिससे कंपनी के हित के अनुकूल पूरा प्रभावशाली कानून इसमें था। पूरी जोर से कंपनी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में व्यापार करके मुनाफा कमाने की ज्यादा मात्रा में संधियां इस कानून के एक्ट में प्रदान करवा दी गई। बाकी किसी और को व्यापार करने का कोई चांस नहीं था, ये बात ध्यान में रखिएगा। मुद्दा क्रमांक 4, इसमें कमांडर चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने अनिवार्यता समाप्त करवा दी। जरा ख्याल में लीजिएगा, मुद्दा थोड़ा अलग लगता है। 1793 के एक्ट में जिस प्रकार हमने देखा था कि 1786 में कॉर्नवालिस जी ने गवर्नर जनरल का पद संभालते समय एक और अट रखी थी, उस एक शर्त रखी थी, उसका नाम ये था कि गवर्नर जनरल पद के साथ साथ मुझे कमांडर इन चीफ का भी पद चाहिए, ये उन्होंने शर्त रखी थी और उनकी वो शर्त मान ली गई थी। लेकिन से 7 साल के बाद स्थितियों के मुताबिक इसमें भी सुधार आया।
ब्रिटिश पार्लियामेंट बोर्ड ने इसमें यह सुधार करा दिया गया कि 7 साल में काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता इस कमांडर इन चीफ के पद के लिए जरूरी था। गवर्नर काउंसिल की अनिवार्यता होना या गवर्नर काउंसिल की पद अनिवार्यता कमांडर चीफ के लिए जरूरी था, वो पूरी तरह से हटा दिया गया। और इस समय यह चेंज हुआ, यद्यपि कमांडर इन चीफ के पद भरना हो तो उसे बशर्ते वही शर्त के आधार पर कि जैसा कि रिक्वायर्ड फॉर दी कमांडर चीफ, इससे इस पद का गवर्नर के जनरल काउंसिल से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा। यह सबसे बड़ा बदलाव क्रमांक 4 के नियम में आता है। उसके बाद इसमें यह व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों की वेतनमान, फंड एवं राजस्व के लिए उत्तरदायी भारत देश ही होगा या भारतीय राजस्व से प्राप्त होने वाली राशियां उन राशियों में से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य एवं इनके मुताबिक चलने वाला अन्य कारोबार जो वेतनमान का होता था उसको पूरा वेतनमान का भरना भारतीय राजस्व से ही होगा। ये कानून बना दिया गया, जबकि इसके पहले सभी का वेतनमान ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से आता था। ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन चेंजिंग कब हुआ? यहाँ पे हुआ 1793 का चार्टर एक्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य एवं उनके मुताबिक उनके अंडर में चलने वाले सभी कार्यकारी जो कर्मचारी कहिए, स्टाफ कहिए, उन सभी का वेतनमान भुगतान भारत में भारतीय राजस्व से प्राप्त वाली निधि में से होने लगा। तो मैं मानता हूं डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए 1793 का चार्टर एक्ट बेहद तरह से मार्किंग प्राप्त पाने हेतु सही रहेगा। जैसा कि हमने देखा 1773 का एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का एक्ट, लगभग 7 से लेकर 10 साल के बीच में यहाँ की स्थितियों के मुताबिक, यहाँ के कार्य प्रणालिका के मुताबिक चेंजिंग बदलाव आते रहे और समय के मुताबिक ब्रिटिश पार्लियामेंट बोर्ड ने भारत की शासन व्यवस्था चलाने हेतु उस समय पारतंत्र भारत को शासकीय दृष्टिकोण से दिए जाने वाले नियम, उपनियम, विधि सही मायने में समय के मुताबिक खरे उतरना चाहिए, इसलिए हमेशा ये बदलाव आते रहे। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड चार्ट। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड चार्ट, उसका नाम होगा, मैं आशा करता हूं हाँ ये आपके ख्याल में आया होगा और इसके ऊपर